आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th। जो थीम है तीन, पहली किताब, दूसरी किताब और तीसरी किताब। तो हम दूसरी किताब का आखिरी चैप्टर, जो कि 9वां चैप्टर है, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। अब पिछला लेक्चर जो पार्ट 3 था, उसमें माफ़ करिएगा पार्ट 2 था, उसमें हमने बड़े क्लियरली गुलबदन बेगम के बारे में जान लिया था। हमने ये भी जान लिया था कि किस तरीके से जो बूढ़े बुजुर्ग औरतें जो हुआ करती थी घर की, वो प्रिंस और किंग्स के बीच में कोई विवाद हो उनको भी सुलझाया करती थी। इसके बारे में हमें गुलबदन बताती हैं, गुलबदन बेगम जो हुमायूं की बहन है। ओके, आगे बढ़े हम। तो यहाँ पर देखिए फतेहपुर सीकरी में बढ़िया मैरी मेकिंग हो रही है। फतेहपुर सीकरी में रामदास इस पेंटिंग को बनाते हैं। अखबारनामा में ये पेंटिंग है और ये पेंटिंग में दिखाया गया है जो प्रिंस सलीम है, सही मायने में जिनको हम बाद में जहांगीर के नाम से जानेंगे, जहांगीर का टाइटल ये ले लेते हैं, उनका बर्थ हुआ है। तो बर्थडे पे ये पेंटिंग बनाई गई। ये देखिए सब नाचना गाना चल रहा है सीधे हाथ पे। ये सारी देखिए किस तरीके से लेवल्स पे बनाई गई है। अंदर क्या सीन है, अंदर यहाँ मोर दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर रानी है और रानी के आसपास ये लोग खड़े हैं जो भी उनकी मेड वगैरह होंगी या फिर क्वीन, जो भी इंपॉर्टेंट पर्सन होंगे। इसके आसपास भी यहाँ पर मेड हैं, यहाँ पर ढोल ताशे बज रहे हैं, यहाँ पर बताशे बांटे जा रहे हैं और यहाँ पर जो नोबल्स हैं उनको भी खबर मिल गई है कि हाँ राजा को बेटा हुआ है। ये जो मुगल क्रॉनिकल्स हैं, इन किताबों में जैसे अकबरनामा की बात करें पर्टिकुलरली, तो पता चलता है कि अकबर अपने आप में अच्छा खासा कंट्रोल या फिर अच्छा खासा पावर बिल्ड करके रखते थे। मोस्ट ऑफ द एजेंसीज आर बीन विजन्ड विद और इन द हैंड्स ऑफ द एम्परर। एम्परर अपने हाथ में बहुत सारा पावर रखेगा और उस पावर को एक्सरसाइज करेगा पूरे किंगडम को चलाने के लिए। और इस तरीके से इन क्रॉनिकल्स में दिखाया गया है कि ये पूरा जो बागडोर है किंगडम की, वो एम्परर के हाथ में है। इसके साथ में अगर देखें, सही मायने में इतना बड़े एम्पायर को अकेला एम्परर तो चला नहीं सकता। इसके लिए बहुत ही बढ़िया इंपीरियल ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको आप जानते हैं एज नोबिलिटी। एक ऑफिसर्स का कॉर्प था, एक ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स था। जैसे आज के समय आप देखते हैं सामान्यतः गवर्नमेंट चलाने के लिए, चाहे स्टेट लेवल की बात करूं या सेंट्रल लेवल की, एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स होता है। उनके अपने अपने पोर्टफोलियोज होंगे और उस हिसाब से वो सब हैंडल करेंगे। बिल्कुल वही सीन यहाँ पर समझिए कि एक ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स हैं जिनको आप नोबिलिटी कहेंगे, ये इस पूरे एम्पायर को चलाने में सहयोग करते थे एम्परर का। अब ये जो नोबिलिटी है, इनका जो लीनेज है, ये अलग अलग इथनिक ग्रुप से होंगे, अलग अलग रिलीजियस ग्रुप से होंगे। ये तुर्रान से, ईरान से भी हो सकते हैं, हिंदुस्तान में भी बहुत अलग अलग जगहों से हो सकते हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे। और ये इसीलिए होता था कि कोई भी ग्रुप इतना बड़ा ना हो जाए कि वो स्टेट को ही चैलेंज करने लगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये चीज़ जो है आपने कभी अपने फ्लैट में भी ऑब्जर्व करी होगी। अगर आप रूममेट्स के साथ रहते हैं और किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के या किसी एक पर्टिकुलर रीजन के अगर रूममेट्स ज़्यादा हो जाए तो आपको एक सेंस ऑफ डोमिनेंस फील होने लगता है। और उसकी दूसरी तरफ अगर 4 कमरे और चारों में अलग अलग स्टेट से लोग रह रहे हैं तो आपको म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस का एक इफेक्ट महसूस होता है। तो इसको बैलेंस करने के लिए अलग अलग डाइवर्स इथनिक ग्रुप से, रिलीजियस ग्रुप से लोगों को नोबिलिटी में हासिल किया जाता था, शामिल किया जाता था। इसको सही मायने में राजा जो है वो गुलदस्ता के नाम से जानते थे। कहते थे ये गुलदस्ता है, बुके ऑफ फ्लावर्स है, अलग अलग जो फूल है वो मिलके एक बुके बना रहे हैं। और ये जो बुके है इसको साथ में रखने का काम किया जा रहा है राजा की तरफ जो उनकी लॉयल्टी है उससे। जैसे इंपीरियल सर्विसेज में मैंने आपसे कहा तुर्रानी जो कि सेंट्रल एशियन होते हैं वो भी थे, ईरानियंस भी थे। ईरानियंस के अलावा आप देखेंगे तो हुमायूं के साथ भी बहुत सारे ईरानियंस आए थे, क्योंकि सफाविद लोगों ने, जो ईरान के राजा है, उन्होंने इनको पनाह दी थी, रेफ्यूज दिया था। अकबर के टाइम पे अगर हम बात करें तो राजपूत भी बहुत जोड़े थे, साथ में इंडियन मुस्लिम्स जिनको आप शेखजादास कहते हैं, वो भी इंपीरियल कोर्ट में एज नोबिलिटी ऐड होते गए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि पहले राजपूत जो थे वो थे राजा भारमल कछवा ऑफ अंबर या आमेर कहते हैं इसको, तो अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस होता है। अंग्रेज इसको शायद अंबर ही पढ़े या एम्बर पढ़ेंगे। तो इनकी जो डॉटर होती है उससे शादी करा दी जाती है अकबर की, तो एक रिलेशन, एक मैट्रिमोनी का रिलेशन बन जाता है। इसके बाद से राजपूत को हाई रैंकिंग पोजीशंस एज ए नोबल ये रिक्रूट करते हैं कोर्ट में। साथ में अकाउंटेंसी और एजुकेशन के लिए भी लोगों की ज़रूरत है। तो इसमें आप देखेंगे तो अलग अलग कास्ट के लोग भी, जैसे हिंदू कास्ट के लोगों को भी जोड़ा जाता था। पर्टिकुलरली खेत्री कास्ट का एग्जाम्पल थे जो अकाउंटेंसी वगैरह में काम करते थे पहले भी, उनको जोड़ा जाता है मुगल कोर्ट में। जैसे राजा तोदरमल या टोडरमल, इनको फाइनेंस मिनिस्टर बना जाता है अकबर की कोर्ट में। अब ईरानियंस जो हैं वो जहांगीर के समय अच्छी पकड़ बना लेते हैं, तो अकबर के समय राजपूत और शेखजादा मतलब इंडियन मुस्लिम्स। जहांगीर के समय ईरानियंस की पकड़ मजबूत होगी। क्यों? क्योंकि जो नूर जहां है वो खुद ईरानियन है, वो ईरान से आई हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं वो ईरानियंस को फेवर करेंगी। औरंगजेब के समय पर राजपूत जो हैं उनको हाई पोजीशन दी जाएंगी,
याद करिए, वो मिर्जा राजा वाली बात मैंने कही थी कि 2 लोगों को मिर्जा राजा बना देते हैं औरंगजेब, टाइटल दे देते हैं। इसके साथ में मराठास को भी अच्छे खासे पोर्टफोलियोज दिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट पोस्ट दी जाती हैं ऑफिसर्स की इन टाइम ऑफ औरंगजेब। तो कैसा चेंज हो रहा है? अकबर के समय पे राजपूत और इंडियन मुस्लिम्स, उसके बाद जहांगीर के समय पे इरानियंस, और औरंगजेब के समय पे मराठास एंड राजपूत फिर प्रोमिनेंस में आ जाते हैं। अब ये जो ऑफिसर्स हैं, ये जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होंगे, ये जो रैंक्स होती थी, जैसे मनसब इनको कहा जाता था, और इनका मुख्य काम क्या था? जो भी खर्चा पानी चलाना है, उसी हिसाब से चलाते थे। इसको हम समझते हैं। सबसे पहले तो मनसब 2 चीज़ों को कंप्राइज करता था, एक है जात और दूसरा है सवार। जात इंडिकेट करती है कि आपका इंपीरियल हायरार्की में पोजीशन क्या है, उस हिसाब से आपकी सैलरी डिसाइड करी जाएगी। सैलरी ऑफ द ऑफिसर जो होगा, जो मनसबदार होगा, उसको मनसब दिया जाता था। हो सकता है वो कैश में हो या फिर ज़मीन हो, तो ज़मीन से जो कल्टिवेशन करोगे वो आपकी सैलरी हो जाएगी। इसके साथ में देखें तो सवार जो होता है, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ हॉर्समैन, कितने घुड़सवार आपको अपने अंडर रखने हैं। जैसे अगर बात करी जाए 1000 जात है, जैसे मनसबदार है जिसकी 1000 जात या उससे ऊपर है, वो नोबल के तौर पे देखा जाता था 17वीं सेंचुरी में। तो इस तरीके से जात होती थी, 1000 की जात होगी, 3000 की जात होगी, 5000 की जात होगी। मतलब यहाँ पर 1000 जात वाले को 1000 घोड़े रखने पड़ेंगे, 3000 वाले को 3000 और 5000 वाले को 5000। तो उनको नोबल्स में गिनती आती थी। और जैसे आपको पता होगा सीटिंग अरेंजमेंट होती है जैसे राष्ट्रपति भवन में, उसी तरीके की सीटिंग अरेंजमेंट इनकी हुआ करती थी जो मुगल कोर्ट है उसमें। तो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको आपको याद रखना है। अब ये जो नोबल्स हैं, ये पार्टिसिपेट करेंगे मिलिट्री कैंपेन्स होंगी अगर तो, या फिर उसके अलावा जो भी एम्पायर में प्रोविंसेस में एज ऑफिसर जो सर्विसेज देनी पड़ती थी उस तौर पे। तो ये लड़ाई में भी काम आते थे और पीस में ये प्रोविंसेस में जो भी काम होते थे वो सारे करने के काम आते थे। मिलिट्री कमांडर्स होंगे अलग अलग, वो अपना जो भी सवार होंगे, 1000 आदमी या जितने भी उनके अंदर ग्रुप ऑफ पीपल होते थे, उनको ट्रेन करते थे, उनको रिक्रूट करेंगे, उनको जो इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है वो देंगे, और उन इक्विपमेंट्स को यूज़ कैसे करना है इसकी भी ट्रेनिंग ये दिया करते थे। और इस तरीके से मुगल आर्मी जो है अलग अलग मिलिट्री कमांडर्स के अंदर बनती थी। जो भी ट्रूपर्स होंगे वो गजब के घोड़े मेंटेन करते थे, एक तरफा गजब के घोड़े। अब घोड़ों का चलन बहुत कम है, आजकल गाड़ियों का चलन है, कार्स के बारे में ज़्यादा जानकारी रखते हैं, कितने सीसी की है और ये सारी चीज़ें किस कंपनी की है, किस ब्रांड की है। उस तरीके से पहले घोड़ों में भी रहता था, कैरबी घोड़ा है या फिर मेवारी घोड़ा है, इस तरीके से बहुत सारे घोड़ों के बारे में जानकारी रखी जाती थी। और उस घोड़े को दाग दिया जाता था, मतलब एक मार्क दे दिया जाएगा फ्लैंक पे। अब फ्लैंक क्या होता है? तो घोड़े को आप देखेंगे तो घोड़ा का जो ये वाला हिस्सा जहाँ पर यहाँ से पूंछ कनेक्टेड है, यहाँ इस हिस्से पे उसको निशान दे दिया जाता था। तो ये फ्लैंक कहते हैं हॉर्स का। हॉर्स के और भी अलग अलग पोर्शंस होते हैं, आप पढ़ेंगे कभी। एक प्लेट कहते हैं हॉर्स के, एक एरिया को प्लेट कहते हैं। एक जगह आप देखेंगे तो एक एरिया को कहते हैं लायन, लॉयन, लॉयन या लायन ऐसा कुछ कहते हैं। तो हॉर्स का भी आप अगर देखेंगे तो हॉर्स की पूरी बॉडी को अलग अलग एरियाज में डिवाइड करा जाता है, क्योंकि हॉर्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा था और बहुत अलग अलग एम्पायर्स में, अलग अलग किंगडम्स में थ्रू आउट द वर्ल्ड हॉर्स एक इम्पॉर्टेंट ट्रैवलिंग के लिए एक सोर्स रहा है। हम देखें एम्परर की बात करें अगर, तो ये जो रैंक्स या फिर टाइटल्स या फिर जो ऑफिसेज है, जो ऑफिशियल पोस्टिंग्स वगैरह हैं, इन सबको मॉनिटर करने का काम एम्परर के द्वारा करा जाता था। बस छोटी रैंक वाले जो ऑफिसर्स होंगे, इनका जो तबादला है या इनकी रैंक्स या फिर इनके टाइटल्स, ये सारी चीज़ें ध्यान नहीं देंगे एम्परर। लेकिन जितने भी उसके अलावा ऑफिसर्स हैं, उनको रैंक क्या देनी है, उनका टाइटल में इजाफा करना नहीं करना है, उनको कहाँ पोस्टिंग करना है, ये सारा एम्परर डिसाइड करता था। ये जो मनसबदारी सिस्टम है ये अकबर लेके आते हैं। और इसके साथ में आप देखेंगे ये जो मनसब हैं या फिर जो ये नोबल्स हैं, इनके साथ एक अलग स्पिरिचुअल रिलेशनशिप भी इंजॉय करते थे अकबर। बहुत सारे ऐसे नोबल्स भी थे जो अकबर के आइडियाज़ को फॉलो करते थे, अकबर को अपने गुरु के तौर पे मानते थे। और ये जो नोबल्स हैं इनको अकबर अपने डिसाइपल्स या मुरीद के तौर पे देखते थे, क्योंकि अकबर सूफिज़म की तरफ बहुत ज़्यादा ड्राइव हो रहे थे, बहुत ज़्यादा सूफी आइडियाज़ को ये इंटीग्रेट कर रहे थे अपनी लाइफस्टाइल में, जिसकी वजह से बहुत से नोबल्स जो हैं वो इनसे स्पिरिचुअल रिलेशनशिप भी एस्टैब्लिश कर चुके थे। अभी जो नोबिलिटी के मेंबर होते हैं उनको पता था कि इंपीरियल सर्विस बहुत अच्छा तरीका है पैसे वाला बनने का, ताकतवर बनने का और साथ में रेप्यूटेशन पाने का। बिल्कुल आज के समय आप देखें जैसे आईएएस अफसर के लिए हम इतनी तैयारी, इतनी मेहनत करते हैं, उसी तरीके से उस समय पे अगर आप इंपीरियल सर्विसेज में आ जाते हैं तो आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो आज आईएएस अफसर जो चीज़ें एंजॉय करता है, जो पावर, जो स्टेटस और जो वेल्थ एंजॉय करता है। जो भी पर्सन इंटरेस्टेड होता था कि वो सर्विसेज को ज्वाइन करना चाहता है, वो पिटीशन देगा एक नोबल को, और वो पिटीशन नोबल के थ्रू फिर जाने वाला है एम्परर के पास, और इसको कहते हैं आप तजवीज़। ये जो तजवीज़ है, ये तजवीज़ एक पिटीशन होता था जो नोबल मैन एम्परर को प्रेजेंट करते थे,
और ये जो रिकमेंडेशंस होती थी कि इनको रिक्रूट कर दिया जाए एज मनसबदार। अगर एप्लीकेंट सही माना जाए, उनको सूटेबल देखा जाता था कि हाँ इसमें सारे गुण हैं मनसबदार बनने के, तो उसको एक मनसब ग्रांट कर दिया जाता था। इसके अलावा मीर बख्श, जिनको पे मास्टर के तौर पे आप जानते हैं सामान्यतः, वो ओपन कोर्ट में बैठेंगे राइट साइड पे एम्परर के, और जो भी कैंडिडेट्स हैं जो अपॉइंटमेंट या प्रमोशन के लिए आए हैं, उनके लिए अपॉइंटमेंट या प्रमोशन का जो भी काम होता था वो देखते थे। जैसे उनका प्रमोशन हो जाएगा तो उसके लिए सील और सिग्नेचर वगैरह करेंगे ये, और उसके साथ एम्परर के भी सील और सिग्नेचर वो सब भी लगते थे। तो एक तरीके से अभी जो सिस्टम है प्रमोशन या अपॉइंटमेंट का, उसी तरीके से सिस्टम उस समय भी हुआ करता था। इसके अलावा आप देखें दो और मिनिस्टर्स हैं जो सेंटर में काम करते थे। एक है दीवान आला जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है, और एक है सदर उस सुदूर, जिसको आप मिनिस्टर ऑफ ग्रांट भी कह सकते हैं, या फिर जो लोकल जज या काजी को अपॉइंट करने का काम है वो भी ये करते थे। मदद ए माश के नाम से भी इनको जाना जाता था। ये शब्द याद रखें, कभी कभी मैच द कॉलम में पूछ लिया जाता है। ये जो तीन मिनिस्टर्स हैं ओकेशनली साथ में भी आएंगे, और जो एक एडवाइजरी बॉडी बना के एम्परर को ये एडवाइस भी देते थे। लेकिन जनरल सेंस में अगर देखें तो ये अपना अपना काम इंडिपेंडेंटली करते रहते थे। आज भी आप देखें तो सेम सिस्टम है। फाइनेंस मिनिस्ट्री जो होगी वो भी मिल जाएगी, फाइनेंस मिनिस्टर मिल जाएगा, साथ में आप देखेंगे तो डिफेंस मिनिस्टर मिल जाएगा, होम मिनिस्टर मिल जाएगा। वो सब मिलकर एक एडवाइजरी बॉडी का काम करते हैं। उस तरीके से यहाँ पर भी जो एडवाइजरी का काम है ये करते थे। ऑन दी अदर हैंड दे ऑल्सो यूज टू वर्क इंडिपेंडेंटली। और इन्हीं एडवाइसेस के बेसिस पे आप देखेंगे पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसकी पॉलिसी शेप करी जाती थी। ये जो इंस्टीट्यूशन है, चाहे फीजल हो, मॉनिटरी हो, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल्स हो, इन सबको इन्हीं एडवाइसेस के हिसाब से शेप करा जाता था अकबर के दौरान। नोबल्स की बात करें तो नोबल्स को स्टेशन करा जाता था कोर्ट में, तैनात रकब कहते हैं जिसको, मतलब कोर्ट में इनका काम रहेगा। कोर्ट पे ये डिप्यूट रहेंगे, ये मिलिट्री कैंपिंग करेंगे वहाँ पे। इनका एक ही काम है कि आपको दिन में 2 बार कोर्ट में आना है, कोर्ट में आके अपनी हाजिरी देनी है सुबह और शाम को। साथ में आपका एक और काम क्या रहने वाला है कि आपको जो भी एम्परर और उसका हाउस होल्ड है उसकी सिक्योरिटी देखनी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको गार्ड करने का काम आपका रहेगा। तो तैनात रकाब का काम क्या होगा कि एम्परर और उनके हाउस होल्ड की राउंड द क्लॉक सेफ्टी और सिक्योरिटी को देखना और इंश्योर करना। इसके साथ में डिटेल रिकॉर्ड्स रखे जाते थे हर चीज़ के, जो मुगल कोर्ट में हो रहा है उस सब का डिटेल रिकॉर्ड रखा जाता था। मीर बख्श जो है वो सुपरवाइज करेगा ये जो कोर्ट है, इसकी जो भी राइटिंग्स हो रही हैं, जिसको आप वाकिया नवीस कहते हैं। वाकिया मतलब जो सामने हो रहा है उसको ये लिखने वाले हैं। ये रिकॉर्ड करेंगे एप्लीकेशंस को, डॉक्यूमेंट्स को, जो भी कोर्ट में प्रेजेंट करे जाएंगे, इन सब चीज़ों को रिकॉर्ड करा जाता था। सारे इंपीरियल ऑर्डर्स को भी रिकॉर्ड करा जाएगा। इसके अलावा एजेंट्स रहने वाले हैं नोबल्स के एजेंट्स होंगे। रीजनल रूलर्स अगर हैं तो उनके भी एजेंट्स कोर्ट में प्रेजेंट होंगे। इससे क्या होगा, ये जो न्यूज़ है कोर्ट की वो पहुंचाई जाती थी अलग अलग जगहों पर। कोर्ट में टाइम लिखा जाएगा, डेट लिखी जाएगी, टाइम लिखी जाएगी, कोर्ट सेशन कब हो रहा है, किस पहर में हो रहा है। इसको आप अखबारात ए दरबार ए मौला के तौर पे ये देखा जाता था। और यहाँ पर आप देखेंगे कोर्ट में जो भी काम हो रहा है इसी हेडिंग के अंदर होते थे। टाइम किस समय हो रहा है, किस तारीख में हो रहा है और किस वक्त में हो रहा है, ये भी होता है। अभी जो अखबारात तैयार होते थे इसमें सारी इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे कितने लोग कोर्ट में प्रेजेंट थे, जैसे हमारे पार्लियामेंट में होता है उसी तरीके का आप समझ सकते हैं कि कितने लोग प्रेजेंट है, कितने एब्सेंट है, वो सारी चीज़ें। इसके अलावा अगर किसी को कोई ऑफिस ग्रांट किया जा रहा है, कोई टाइटल दिए जा रहे हैं, कोई किसी डिप्लोमेटिक मिशन पे जा रहा है, कोई प्रेजेंट्स रिसीव कर रहा है, ये सारी चीज़ें जो प्रेजेंट रिसीव करे जा रहे हैं एम्परर के द्वारा, कोई भी इंक्वायरी अगर करी जा रही है एम्परर के द्वारा, इन सब के ऊपर भी, किसी की हेल्थ के बारे में पूछा जा रहा है, किसी ऑफिसर के बारे में अगर पूछा जा रहा है, तो इन सारी चीज़ों को भी नोट करा जाता था। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आज के समय, अगर आप उस समय के बारे में जानना चाहते हैं। इससे हमें पब्लिक और प्राइवेट लाइफ के बारे में पता चलता है कि राजा और नोबल्स की लाइफ कैसी रहती होगी उस समय, पब्लिक और प्राइवेट दोनों। ये रिपोर्ट जो है या फिर जो भी इंपॉर्टेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते थे, ये एक जगह से दूसरी जगह पूरे एम्पायर में भेजे जा सकते थे इंपीरियल पोस्ट से। जो इंपीरियल पोस्ट है ये लेंथ और ब्रेड्थ में एम्पायर के बढ़िया तरीके से चलता था। ये फुट सोल्जर जो है, आपने सुना भी होगा, ये दिल्ली सल्तनत के टाइम पे इब्न बतूता बताते हैं इस बारे में कि पैदल सोल्जर भी रहते हैं और घोड़े वाले भी सोल्जर रहते हैं। यहाँ मुगल एम्पर में कसीद या फिर पथमार करके लोग रहते थे, जो कि एक बैम्बू कंटेनर के अंदर पेपर रोल को डालेंगे और फिर ये दौड़ लगाते थे। इस तरीके से 4 दिन के अंदर अंदर, 4-5 दिन के अंदर ये दूर दूर तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाने में बहुत अच्छे तरीके से तैयार थे, ट्रेंड थे। इनका एक ही काम था कि आपको सिर्फ पकड़ना है और 1 मील दौड़ना है। 1 मील 2 मील जो इनका रहता है फिक्स डिस्टेंस, उतना इनका काम था कि इनको बस दौड़ना है और वो इन्फॉर्मेशन जो है पहुंचानी है, बिल्कुल रिले रेस जैसा। अभी जो एम्परर है इसी तरीके से ये रिपोर्ट्स भी रिसीव करते थे अलग अलग प्रोविंसेस से
कैपिटल से इस तरीके से इंफॉर्मेशन आती और जाती थी। जो भी एजेंट्स रहेंगे नोबल्स के वो पोस्ट कर देंगे अलग अलग जगहों पे, कैपिटल्स पे पोस्ट होगी इन्फॉर्मेशन। राजपूत प्रिंसेस जो हैं या जो ट्रिब्यूटरी रूलर्स हैं इनको भी इस तरीके की इन्फॉर्मेशन भेजी जाती थी। ये जो मैसेंजर्स हैं वो एक तरफ से इन्फॉर्मेशन लेके जाएंगे और दूसरी तरफ इन्फॉर्मेशन लेके आ जाएंगे। ये जो गजब का इन्फॉर्मेशन का लूप था यही पब्लिक न्यूज़ का सोर्स भी बन जाता है। ये जो एम्पायर में ये जो सिस्टम था यही पब्लिक न्यूज़ का इन्फॉर्मेशन का एक सोर्स बन जाता है। अब जिस तरीके की डिवीजन ऑफ फंक्शंस हमने कैपिटल के आसपास देखे उसी तरीके से प्रोविंसेस में भी सिस्टम फॉलो करा जाता था। प्रोविंसेस को सूबा कहा जाएगा और प्रोविंसेस में भी इस तरीके के मिनिस्टर्स होंगे जो कि सबऑर्डिनेट्स के तौर पे आप दीवान, बख्शी और सदर को देख सकते हैं। यहाँ पर सूबेदार होगा जो गवर्नर के तौर पे आज के समय आप समझ सकते हैं। जिस तरीके से प्रोविंसेस जो हैं आज हमारे जो स्टेट्स हैं उनके लिए गवर्नर है, उस तरीके से उस समय सूबेदार हुआ करता था जो डायरेक्टली एम्परर को रिपोर्ट करेगा। आज के समय वही चीज़ जो है गवर्नर वो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करता है। काइंड ऑफ सिमिलर हायरार्की उस समय चलती थी। उसके नीचे एक और यूनिट है जिसको आप सरकार कहते हैं। जो सूबा है वो बहुत सारे सरकारों में डिवाइडेड था और यहाँ पर जुरिस्डिक्शन का जो काम था वो फौजदार करता था। ये अपने कंटिजेंट्स, हैवी कैवलरी और बंदूकधारी लोगों को डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट कर देगा, डिप्लॉय करने का काम होगा। और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उससे नीचे अब वो परगना लेवल पे पहुंच जाती है जिसको आप सब डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा सूबा आएगा, सूबा के बाद आएगा सरकार, सरकार के बाद आप और फर्दर पहुंचेगी तो परगना में आ जाएंगे। यहाँ परगना में आप देखें तो 3 ऑफिसर्स मिलकर एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने का काम करते थे। यहाँ पर आपको कानून को मिलेगा जिसका काम था रेवेन्यू रिकॉर्ड रखने का, चौधरी जिसका काम है रेवेन्यू कलेक्शन का, और तीसरा बंदा जो रहेगा वो काजी। तो ये जो परगना है इनको चलाने का, इनको एडमिनिस्टर करने का काम जो है वो 3 लोगों के हाथों में आने वाला है। सबसे पहले कानून को, फिर चौधरी और फिर काजी। इसके अलावा आप देखें तो हर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट रहेगा उन सबको एक प्रॉपर स्टाफ मेंटेन करके रखना है। स्टाफ में क्लर्जी भी होगा, अकाउंटेंट, ऑडिटर, मैसेंजर और भी अलग अलग फंक्शनरीज होंगे डिपेंडिंग ऑन देयर क्वालिफिकेशंस, कैसे ऑफिशियल्स की जरूरत है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो रूल है वो काफ़ी स्टैंडर्डाइज था। जो प्रोसीजर्स बनाए गए थे वो ओवरऑल एक जैसे थे, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि जो ऑर्डर्स या रिकॉर्ड्स बनाए जा रहे हैं वो जनरली एक से एक स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाए जा रहे हैं। भाषा जो यूज़ करी जाएगी वो पर्शियन यूज़ करी जाएगी। इसके अलावा लोकल भाषाएं जो गाँव की हैं उनको भी यूज़ करा जाता है। मुगल क्रॉनिकल्स में इस तरीके से दिखाया जाता था पूरी एम्पायर को कि ये जो एम्परर है यही कंट्रोल कर रहा है एम्पायर को विलेज लेवल तक। तो ये बहुत गजब की बात है इस तरीके से दिखाना कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का जो बागडोर है, जो पूरा कंट्रोल है, ये पूरा एम्परर के द्वारा हो रहा है, ये बताए जाते थे। लेकिन सही मायने में देखें तो ये पॉसिबल नहीं है और इतना बड़ा पूरा जो प्रोसेस चला रहे हैं इसको बिना टेंशन के चलाना पॉसिबल ही नहीं। और यहीं पर आप देखेंगे एक रिलेशनशिप जो लोकल लैंड मैग्नेट्स होते हैं, जो पावरफुल लोग हैं, जमींदार जो हैं, और मुगल एम्परर की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट हैं उनके बीच में टसल होता था ऑन दी क्वेश्चन ऑफ शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेस। ये जो रिसोर्स शेयरिंग का जो इशू है इसकी वजह से बहुत सारे टसल और टेंशन्स डेवलप होते थे। बहुत सारे समय ऐसा भी होता था कि जो जमींदार हैं वो पीसेंट्स को अपनी तरफ कर लेते थे और फिर वो स्टेट के खिलाफ आंदोलन करेंगे या फिर जो भी व्यवस्थाएं उनको भंग करने का प्रयास करेंगे। क्रॉनिकल्स लिखने वाले राइटर बहुत ही हाई साउंडिंग टाइटल्स का यूज करा करते थे। मलिका हिंदुस्तान, बादशाह हिंदुस्तान, शाहजहां, जहांगीर, शहनशाह अकबर, इस तरीके के भारी भारी शब्द, मतलब राजाओं का राजा अकबर। इस तरीके से जहांगीर दुनिया को जीतने वाला, शाहजहां राजा, दुनिया का राजा, शाहजहां, शाह मतलब राजा और जहान मतलब दुनिया का राजा। ये क्रॉनिकलर्स इन भारी भारी टाइटल्स को बार बार दोहराते थे, इनके मतलब को बार बार दोहराते थे और ये बताना चाहते थे पूरे लोगों को, पूरी दुनिया को, कि इनका कोई सानी नहीं है, इनकी कोई बराबरी नहीं है। इनका जो पॉलिटिकल कंट्रोल है या फिर सारी जो टेरिटरीज है उसमें कोई इनसे नहीं जीत सकता। जब तो ये कह रहे हैं कि पूरी दुनिया का राजा, अब ये पूरी दुनिया का राजा कैसे हो सकते हैं? मतलब जो अनकंटेस्टेड है उसको कोई जीत नहीं सकता, उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। इस तरीके से दिखाते थे, इस तरीके से प्रेजेंट करते थे टाइटल्स जो क्रॉनिकलर्स ये अपने क्रॉनिकल्स में लिखते हैं। पर उसके बावजूद भी आपको मालूम है कि कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री में बहुत से डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स और कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। पर्टिकुलरली बात करी जाए तो नेबरिंग पावर्स के साथ ये इश्यूज जो है वो चलते रहते हैं। आप देखेंगे कोई कॉमन इंटरेस्ट या कोई कॉमन टेरिटरी है तो उसके बेसिस पे आप देखेंगे कि कॉम्पिटिटिव रीजनल इंटरेस्ट की वजह से डिप्लोमेसी, पॉलिटिक्स, टेंशन, ये सारी चीज़ें बनी रहती हैं। ये जो पॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स हैं मुगल किंग के, पर्टिकुलरली अगर हम बात करें जाए तो ईरान और तुरान के साथ, ये फ्रंटियर कंट्रोल के ऊपर डिफाइंड थे। जैसे हम बात करें तो जो हिंदू कुश माउंटेन है जो कि अफगानिस्तान को ईरान और सेंट्रल एशिया से अलग करता है, उस एरिया को कंट्रोल करने की कोशिश करते थे ईरानीज और तुरानीज।
ये जो हिंद कुश है वो ऐसी जगह है कि अगर आपको इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एंटर करना है तो उसका रास्ता हिंद कुश से होके जाता है, तभी आप जाके नॉर्थ इंडिया को एक्सेस कर सकते हैं। जिसकी वजह से मुगल्स की जो भी पॉलिसी उसमें ये हमेशा कोशिश करते थे कि कोई भी डेंजर अगर इस इलाके में आए, हिंद कुश के एरिया में आए, तो आप उसको वार्ड ऑफ करेंगे, उसको आप भगा देंगे, जो भी फौज लेके आएगा उसको आप वहां से खाली कर देंगे। इसके लिए मुगलों ने काबुल और कांधार में अपनी आउटपोस्ट बना के रखी थी, इस तरीके से किलाबंदी करके रखी थी। ये जो कांधार का इलाका है ये कबाब में हड्डी बना हुआ था सफाविद और मुगल्स के बीच में। कांधार जो है मैंने आपको बताया कि किलाबंदी करते हैं, बोन ऑफ कंटेंशन बन गया था पूरा उस हिंद कुश के आसपास का इलाका, तो मुगलों ने वहां पे किले बना दिए थे। ये हुमायूं के समय जो कांधार का इलाका था, ये जो जगह थी ये हुमायूं के पास थी। बाद में फिर इसको छीन लिया गया, तो बाद में अकबर ने इसको रिकॉन्कर किया था 1595 में। अब 1613 की बात है, जहांगीर डिप्लोमेटिक एनवॉयज को भेजते हैं, वहां भेजेंगे एम्बेसडर्स को और बोलेंगे कि ये जो किला है ये हमारा है, यहाँ इस तरीके की एक्टिविटीज आप मत करो। लेकिन उसके बाद भी ये जो सफाविद हैं, जो पर्शियन किंग है, ये नहीं मानते हैं और ये 1622 में लगभग 9 साल बाद ये अपनी फौज भेजते हैं और वहां पर मुगल आर्मी जो है वो कमजोर पड़ जाती है, मुगल गैरिसन कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि वो प्रिपेयर्ड नहीं थी, जिसकी वजह से सफाविद जो है ये कांधार को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, सफाविद किले को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। अब यहां से तो हमें समझ में आ गया डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स के बारे में। इसके अलावा देखें, मिनिएचर रिकॉर्ड्स मिलते हैं आपको। जहांगीर अबुल हसन को एक पेंटिंग बनाने को बोलते हैं, जिसमें ये एक सपना देखते हैं। सपने में क्या होता है, अबुल हसन पेंट करते हैं इस चीज को किस तरीके से कि दो रूलर्स जो हैं वो एक दूसरे को गले लगाए हैं। सफाविद के जो शाह अब्बास है वो जहांगीर को गले लगाए। इस तरीके से देखिए फ्रेंडली एम्ब्रेस देखने मिल रहा है सीधे हाथ पे। इवन दो दोनों ही जो रूलर्स हैं उन्हें एक दूसरे को देखा नहीं, कभी एक दूसरे से मिले नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके की पेंटिंग बनाने में ये सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि भीषण दास जो है वो मुगल एम्बेसी की तरफ से या मुगल्स की तरफ से ईरान गए थे 1613 में। तो उन्होंने जो ईरान के शाह हैं उनको देखा है, सफाविद शाह अब्बास को देखा है, इसी वजह से दोनों को इन्होंने अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया है, पेंटिंग में बनाया है। इसके साथ में आप नीचे देखेंगे तो वही जो मैंने आपको बताया था कि निशेज में मुगल्स जो है वो जनरली लायन और शीप को साथ में यूज करते थे पीसफुल को एक्जिस्टेंस की बात करने के लिए, और यहाँ पर भी पीसफुल को एक्जिस्टेंस के लिए इस चीज को दिखाया जा रहा है, डिपिक्ट करा जा रहा है यहाँ पर गोट और लायन को। अब जो रिलेशनशिप्स हैं मुगल्स के सफाविद के साथ देख लिए, तुर्रानियों के साथ देख लिए, इसके अलावा ओटोमन्स की अगर हम बात करें तो ओटोमन्स में आप देखेंगे कि फ्री मूवमेंट हुआ करती थी। मर्चेंट्स और पिलग्रिम्स जो है वो जाते रहेंगे आते रहेंगे। उस समय ओटोमन्स कंट्रोल किया करते थे सऊदी अरेबिया के इलाके को, जहां हज करते हैं मक्का मदीना में, उस जगह को भी ओटोमन अरेबिया में रखा जाता था और ओटोमन्स का पूरा कंट्रोल होता था उस समय। बाद में यह है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से ये जो सऊदी अरब है उसने शक्ल ली। इसमें एक इंपॉर्टेंट आदमी का नाम है जिसका नाम है लॉरेंस ऑफ अरेबिया। इसी ने दिमाग चलाया और जिसकी वजह से ऑटोमन एम्पायर जो है वो टुकड़ों में बट के अलग अलग हो गया। तो उसके पहले तक जो सऊदी अरब का इलाका है वो ऑटोमन्स के अंदर कंट्रोल में आता था। तो यहाँ पर इनके ट्रेड से भी व्यवहार थे, ऑटोमन्स के साथ ट्रेड, मतलब सही मायने में जो मर्चेंट्स हैं वो मूव करेंगे, यूरोप की तरफ जाएंगे, उसकी वजह से दूसरा पिलग्रिमेज के लिए भी इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मुगल और ऑटोमन्स के ठीक ठाक व्यवहार थे। बाद में दिक्कत क्या आने लगती है, बाद में आप देखेंगे तो चैरिटीज वगैरह जो मुगल देते थे वो ये सोच रहे थे कि जो भी श्राइन्स हैं, रिलीजियस प्लेसेस हैं, वहाँ के जो लोग हैं उनके लिए चैरिटी जा रही है। लेकिन जब समझ में आया कि इसका मिसयूज हो रहा है तो औरंगजेब ने वो चैरिटीज बंद कर दी। जो मिस अप्रोप्रिएशन हो रहा था फंड्स का, सही तरीके से यूज नहीं हो रहे थे अरेबिया में जो भेजे जाते थे, फिर उनको वो यूज करने लगे यहीं इंडिया में। और ये कहते थे कि जितना मक्का भगवान का घर है उतना ये जगह जहां पे मैं रह रहा हूं ये भी भगवान का घर है। इसके अलावा अब हम बात कर लें जरा सा सलीबियों की, जिसको आप जेसुइट्स कहते हैं। तो जो जीसस क्राइस्ट को मानने वाली मिशनरीज हैं वो यूरोप से इंडिया ट्रैवल करती हैं। इनके अकाउंट्स हैं, चाहे वो मर्चेंट हो, डिप्लोमेट्स हो या फिर मिशनरीज हो, इन्हीं से हमें पता चलता है मुगल एम्पायर के बारे में बहुत ज़्यादा। पर्टिकुलरली बात करें हम यूरोपियन राइटर्स की तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मुगल एम्पायर और मुगल कोर्ट के बारे में लिखा है। डायरेक्ट सी रूट जो है वो 15वीं सेंचुरी में आ जाती है, जिसमें पोर्चुगीज जो मर्चेंट्स हैं ये जाते हैं और फिर ट्रेड स्टेशंस डेवलप कर लेते हैं कोस्टल सिटीज़ में। ये सारी कहानी हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। जो पोर्चुगीज किंग है वो क्रिश्चियनिटी को प्रोपोगेट करने के लिए भी आए थे, इसलिए आप जब भी पुर्तगालियों के बारे में पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि एक हाथ में उनकी तलवार थी और दूसरे हाथ में उनके थे सलीब। सलीब का मतलब होता है क्रॉस। तो एक हाथ में उनकी तलवार थी, मतलब वो कॉन्कर करना चाहते थे, तो दूसरे हाथ में उनके सलीब थी कि वो एज मिशनरी लोगों में क्रिश्चियनिटी को प्रोपोगेट करना चाहते थे।
इसके लिए मिशनरीज वगैरह आई, मिशनरी ऑफ सोसाइटी ऑफ जीसस, इस तरीके से बहुत अलग अलग मिशनरीज भी आती हैं। क्रिश्चियन मिशन जो है वो 16th सेंचुरी में ट्रेड और एम्पायर बिल्डिंग के साथ में इनका भी आना जाना हो गया। अकबर बड़ा इंटरेस्टेड था क्रिश्चियनिटी के बारे में जानने में, इसीलिए इन्होंने एक एम्बेसी भेजी गोवा के लिए और इन्होंने कहा यहाँ पर जो पादरी हैं, जो जेसुइट प्रीस्ट है, वो आए और हमसे बात करें। उनको इन्वाइट किया। तो पहला जो जेसुइट मिशन है वो मुगल कोर्ट पहुंचता है फतेहपुर सीकरी 1580 में। 1580 में यह वहाँ पहुंचते हैं और 2 साल वहाँ रुकते हैं। 2 साल बहुत बड़ा समय होता है, जिसमें वो अकबर से बात करते हैं क्रिश्चियनिटी के बारे में, डिबेट्स होते हैं, उलेमास के साथ अपने अपने वर्च्यूज़ के ऊपर डिस्कशंस होते हैं, ये सारी चीज़ें चलती हैं। उसके बाद 2 और मिशंस थे जिसमें मुगल कोर्ट लाहौर शिफ्ट कर दी गई थी। और लाहौर क्यों शिफ्ट करी गई थी? क्योंकि वही इशू था जो पॉलिटिकल इशू मैंने आपको बताया कि कांधार को कंट्रोल करने वाली बात है, हिंदू कुश के एरिया को कंट्रोल करना है, जिसमें 1595 में फिर अकबर ने जीत लिया था कांधार के किले को। वो उस समय तो 2 मिशन जो है 1591 और 1595 दोनों समय पर यहाँ से जेसुइट मिशंस गए थे। अब जेसुइट अकाउंट जो है वो पर्सनल ऑब्जर्वेशंस के ऊपर है, जो कि एम्परर के कैरेक्टर और किस तरीके से उनका जो स्टेट ऑफ माइंड है, जो काम करने का तरीका, जो सोच है, उसके बारे में ये लिखते हैं। पब्लिक असेंबली जो होती थी उसमें बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में अकबर के पास बैठाला जाता था इन जेसुइट्स को, तो ये काफ़ी उस चीज़ से भी इम्प्रेस थे। इसके अलावा बहुत सी ऐसी कैंपेन्स भी हुई जहां पर इनको साथ में लाया गया। ये जो बच्चे थे अकबर के, या फिर जो भी रॉयल बच्चे थे, उनको भी सिखाने का काम किया करते थे, या फिर जो मौज मस्ती के समय होता था तब भी ये कंपनी में साथ में लाए जाते थे, सब साथ में घूमते फिरते रहते थे। ये अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन देते हैं हमें। पर्शियन क्रॉनिकलर्स जो हैं उनसे भी इनकी इन्फॉर्मेशन मैच करती है। तो कहीं ना कहीं आप डबल टेस्टिफाई कर सकते हैं कि जो बातें इनने लिखी, जो जेसुइट अकाउंट्स हैं, जो जेसुइट मिशंस के अकाउंट हैं, उनसे और पर्शियन क्रॉनिकल से चीज़ें जो हैं वो टेस्टिफाई होती है। किस तरीके की कंडीशंस थी, लाइफ किस तरीके की थी, उन सारी चीज़ों के बारे में अकबर बड़ी सम्मान से इनको ट्रीट करा करते थे। बहुत ज़्यादा सम्मान दिखाते थे, बड़े सम्मान के साथ जेसुइट मिशंस को ट्रीट करते थे, जिसकी वजह से ये बहुत प्रभावित थे कि अरे इतनी इज्जत तो हमारा राजा नहीं करता जितना ये अकबर, जो मुगल राजा है, जो दूसरे दीन को फॉलो करता है, वो हमारी इज्जत कर रहा है। साथ में एम्परर खुल के अपना इंटरेस्ट दिखाते थे जो क्रिश्चियनिटी के डॉक्ट्रिन्स हैं उनमें, जो कहीं ना कहीं एक साइन ऑफ एक्सेप्टेंस था कि आप उस फेथ को एक्सेप्ट कर रहे हो। तो वेस्टर्न यूरोप में सही मायने में ऐसा होता था कि आपको एक पर्टिकुलर रिलीजन फॉलो करना है, जो राजा का रिलीजन है वही आपका रिलीजन है। इस तरीके का हिसाब किताब बन गया था। उसकी दूसरी तरफ इंडिया में आते हैं तो आप इंडिया में देख रहे हैं कि अकबर सबको अलाउ कर रहा है, तुम्हें जो अपना रिलीजन फॉलो करना है वो अपना रिलीजन फॉलो करो। यहाँ पर जो मोन्सरेत करके एक पर्सन है वो बताते हैं कि अगर राजा सबको अपना अपना रिलीजन फॉलो करने दे रहा है, मतलब सही मायने में सबको वॉयलेट कर रहा है। तो उनका अप्रोच काफ़ी ज़्यादा इंटॉलरेंट था। यहाँ अकबर बात कर रहा था को एग्जिस्टेंस की, पीस और हार्मनी की, लेकिन उनको ऐसा लगता था कि एक ही रिलीजन होना चाहिए, जो राजा का रिलीजन है वही सब्जेक्ट का रिलीजन होना चाहिए। अब अकबर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था रिलीजियस नॉलेज को लेके। ये इंटरफेथ डिबेट्स कराया करते थे इबादत खाना में, जो फतेहपुर सीकरी में बनवाया था, जहाँ पर मुस्लिम्स, हिंदू, जैन, पारसी, क्रिश्चियंस सब आते थे। इन सब की बातें सुन के अकबर का जो रिलीजियस व्यू है वो भी मैच्योर किया। अलग अलग रिलीजन्स और सेक्ट्स जो हैं उन सबसे ये नॉलेज इकट्ठी करते हैं, उनके जो डॉक्ट्रिन्स हैं उनके बारे में समझते हैं, और जिसकी वजह से ये जो ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक तरीके थे, जो शरिया का तरीका था, उससे थोड़ा थोड़ा ये शिफ्ट होते जाते हैं और हर रिलीजन से अलग अलग चीज़ों को चुनते हैं और फिर एक डिवाइन वर्शिप की तरफ मूव करते हैं, एक डिवाइन वर्शिप की तरफ फोकस करने लगते हैं, जो कि संबंधित थी लाइट और सन से। तो कहीं ना कहीं ये सन की पूजा करने लगते हैं, सन की वर्शिप करते हैं और लाइट की वर्शिप करने लगते हैं। तो अकबर ने अलग अलग रिलीजन से बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, वो सब सिलेक्ट की और अपने लिए एक अलग तरीके की वर्शिप का तरीका बनाया। अब हमें पिछली स्लाइडों से पता है अबुल फजल ने किस तरीके से फिलॉसफी ऑफ लाइट के बारे में बात की थी। वो जो शोरावर्दी का आइडिया था, अबुल फजल के फादर उसको स्टडी करते हैं और उसके बाद वो आइडिया अबुल फजल के पास आता है कि जो लाइट है वो पड़ रही है एम्परर के ऊपर। तो एक इमेज बनाई जा रही है राजा की, और उसी के हिसाब से पूरा आइडिया, पूरी आइडियोलॉजी स्टेट की कैसे होगी उसको क्रिएट करा जा रहा है। एक डिवाइन इंस्पिरेशन की बात करी जाती थी कि ये पावरफुल है और उनको इस तरीके से बनाया गया है, इनको इतनी रहमत बख्शी गई है कि इनकी सॉवरेनिटी जो है, इनका जो कंट्रोल जो है, वो अपने सब्जेक्ट्स पे तो है ही है, साथ में अपने एनिमीज पे भी है। तो इनके दुश्मन भी इनके कंट्रोल में, इस तरीके की एक इमेज बनाने का काम किया था ये जो क्रॉनिकलर्स है इनने। पर्टिकुलरली जो ये आइडियाज़ हैं,
ये कोर्ट क्रॉनिकलर्स जो भी लिखते हैं ये अलग अलग प्रोसेसेस को समझाने की कोशिश करते हैं। इन प्रोसेसेस का आइडिया हमें समझ में आता है कि किस तरीके से इतने बड़े किंगडम को, इतने बड़े एम्पायर को, जो कि बहुत ज़्यादा हेट्रोजेनस है पॉपुलेशन में, उसको एक साथ पिरोए रखे रहे इतने हार्मोनियस तरीके से। इवन दो बहुत लंबे समय तक आप देखेंगे तो जो डायनेस्टी है वो जोग्राफिकली तो श्रिंक कर रही थी, जोग्राफिकल एक्सटेंट या पॉलिटिकल कंट्रोल धीरे धीरे उनका डिमिनिश हो रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे जो नाम है डायनेस्टी का वो बहुत लंबे समय तक चलता है, जो उसकी लेजिटिमेसी है वो बहुत लंबे समय तक चलती है। सही मायने में तो औरंगजेब के बाद से ही धीरे धीरे जो डायनेस्टी है वो डिक्लाइन कर रही है, लेकिन फाइनल डिक्लाइन उनका 1857 में होता है। औरंगजेब की डेथ मेरे हिसाब से 1707 के आसपास औरंगजेब की डेथ होती है, लेकिन इस पूरे प्रोसेस को 150 साल के आसपास लग जाते हैं मुगल एम्पायर को ख़त्म होने में। वो इसीलिए क्योंकि ये जो क्रॉनिकलर्स हैं इन्होंने इस तरीके की इमेज बना दी थी, इस तरीके का एक डिवाइन आइडिया दे दिया था कि लोग उसको बहुत ज़्यादा एडमायर करते थे, उसको फॉलो करते थे और उसके अंदर एक लेजिटिमेसी दिखते थे। यहाँ पर देखें रिलीजियस डिबेट चल रहा है फतेहपुर सीकरी में। कोर्ट ये जो पादरी हैं रुडोल्फ एक्वाविवा, ये पोर्चुगीज जो है ये आते हैं और चर्चा वगैरह करते हैं। फर्स्ट मिशन जो हुआ था उसकी पेंटिंग है और ये नाम जो है पेंटिंग का ये ऊपर की तरफ दिया है फारसी में। और देखिए ये ब्लू टाइल्स का जो काम है मुल्तान में किया गया है। ये जो माइग्रेंट आर्टिसंस हैं, ईरान से आए थे ये आर्टिसंस और इन्होंने ये काम जो है ये मुल्तान में किया है। तो यहाँ हमारी जो चर्चा है वो खत्म होती है। जरा तारीख पे ध्यान दें, 1530 ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है बाबर की मेमोयर की वो तर्किश में मिलती है हमें। इसके बाद 1587 एक इंपॉर्टेंट डेट जहाँ गुलबदन बेगम जो है वो हुमायूं नामा लिखती हैं। 1589 में बाबर की मेमोयर को जो ट्रांसलेट कर दिया जाता है तुर्की से फारसी में, बाबर नामा इसको नाम दिया जाता है। 1589 से 1602 तक अबुल फजल अकबर नामा पे काम करते हैं, लगभग 13 साल के आसपास इनको लग जाते हैं। फिर उसके बाद 1605 से 1622 तक जहांगीर जो है वो अपना मेमोयर लिखते हैं, जहांगीर नामा। 1639 से 47 में लाहौरी कंपोज करते हैं दो दफ्तर में बादशाह नामा। अभी जो बादशाह नामा है ये शाहजहां के ऊपर लिखा गया है। 1605 में मोहम्मद वारिस जो है ये क्रॉनिकल चालू करते हैं थर्ड डेकेड का, क्योंकि शाहजहां के जो पुराने राइटर थे जो लाहौरी हैं या अबुल फजल के स्टूडेंट थे ये मर जाते हैं, इनकी तबीयत भी काफ़ी ख़राब रहती है और काफ़ी बूढ़े भी रहते हैं। इसके बाद का जो थर्ड क्रॉनिकलर का काम है, तीसरे दफ्तर का जो काम है शाहजहां के लिए, वो मोहम्मद वारिस करते हैं। 1668 की बात करें तो आलमगीर नामा लिखा जाता है, जिसमें औरंगजेब के जो फर्स्ट 10 ईयर्स थे उनके बारे में, उनके जो राइन है उसके बारे में मोहम्मद काजिम लिखते हैं। अब आ जाते हैं हम सवाल जवाब पे। स्लाइड पॉज करें और परंपरा अनुसार इस सवाल का जवाब देने का प्रयास करें। उम्मीद करता हूं आपने सवाल का जवाब बना लिया होगा। पहले यहां पर आर कर लें। तो मुगल जो है वो फादर की साइड से कहां से संबंध रखते थे? तो मदर की साइड से आपको मालूम है कि जंगीज खान से या गेंगिस खान से, और जो फादर हैं उनकी साइड से तैमूर से, जो कि तुर्की। तो तैमूरीद के तौर पे ये अपने आप को जानना ज़्यादा पसंद करते थे। दूसरा सवाल है कि फारसी को कोर्ट लैंग्वेज किसने बनाया था मुगल कोर्ट में? इसके बारे में भी आपको मालूम, बहुत सीधा सीधा जवाब है, अकबर ने फारसी को मुगल कोर्ट की लैंग्वेज बना दिया था। तीसरा सवाल है उर्दू किन दो लैंग्वेजेस का मिक्सचर है? सही मायने में देखें तो आपको पता है कि फारसी तो उसमें रहेगी। फारसी के मैंने बताया था बहुत से शब्द, और साथ में जो लोकल भाषा यहाँ पर बोली जाती थी हिंदी, या फिर उसको हिंदवी कहे ज़्यादा अच्छा रहेगा, हिंदी की जगह हिंदवी होना चाहिए। जो हिंदवी भाषा बोली जाती थी, इन दोनों का मिक्सचर जो है उससे उर्दू डेवलप हुई है। तो पर्शियन और हिंदवी, तो हिंदवी और पर्शियन को मिला के उर्दू बनी। यहाँ पर हमारी चैप्टर नंबर 9 की चर्चा समाप्त होती है। मिलते हैं आपसे चैप्टर नंबर 10 की चर्चा में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।